रायपुर के पास एक छोटे से गांव में स्थित था रक्त महल। एक ऐसा महल जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी दीवारें खून पीती हैं। सालों से वीरान पड़ा ये महल अचानक चर्चा में आ गया जब शहर के एक युवा बिजनेसमैन अंशुल ने इसे खरीद लिया। अंशुल ने इसे एक लग्जरी होटल में बदलने का फैसला किया। लोगों ने उसे चेताया कि ये महल अभिशापित है। यहाँ जिसने भी कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन अंशुल ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ अपने सपने की परवाह थी। अंशुल ने अपने दोस्तों और कर्मचारियों के साथ महल में प्रवेश किया। ये महल विशाल था लेकिन उसकी हालत खराब थी। टूटे फर्श, धूल जमी दीवारें और खिड़कियों पर जालों ने और भी ज़्यादा भयानक हाल बना रखा था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। महल की दीवारों से हल्की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। अंशुल के दोस्त करण ने मजाक में कहा, अरे लगता है देखो दीवारें भी हमारी बातें सुन रही है। अचानक एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। सबने सोचा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन जब दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई तो उनके चेहरे की हंसी डर में तब्दील हो गई। अगले दिन महल के इतिहास को जानने के लिए अंशुल ने गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि ये महल कभी राजा वेणुगुप्त का हुआ करता था। राजा ने अपनी सत्ता बचाने के लिए सैकड़ों बेकसूरों का खून बहाया। कहते हैं उन्होंने एक जादूगरनी को भी मार डाला जिसने उन्हें श्राप दिया था कि तेरा महल खून से सींचा गया है और खून ही इसे जिंदा रखेगा। हर पीढ़ी को इसका हिसाब चुकाना ही होगा। तब से यहाँ जो भी आता है वो इस महल का हिस्सा बन जाता है। अंशुल ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर फिर से अनदेखा कर दिया। अंशुल और उसके कर्मचारी महल की मरम्मत का काम शुरू कर चुके थे। जैसे ही रात गहराई, महल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। जब अंशुल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ज़मीन पर खून के धब्बे फैले हुए हैं। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर एक कमरे से चीखने की आवाज़ आई। अंशुल और उसके दोस्त उस ओर भागे। वहाँ उनकी सहायक मीना एक कोने में कांपती हुई बैठी थी। उसने बताया कि उसने दीवारों को हिलते हुए देखा जैसे कि वो जिंदा हों और उन पर से खून बह रहा था। तीसरी रात और भी भयानक थी। अंशुल ने महसूस किया कि महल की हवा भारी हो रही है। हर कोने से सिसकियों, हंसी और चीखों की आवाज़ आ रही है। करण, जो कि हमेशा मजाक करता था, अचानक गायब हो गया। उसे ढूंढते हुए अंशुल और बाकी लोग महल के तहखाने में पहुंचे। वहां का नज़ारा उन्हें सुन्न कर गया। तहखाने की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। बीच में करण खड़ा था, लेकिन वो अब करण नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अंशुल की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये महल प्यासा है, अब ये तुम्हारा भी खून मांगेगा। अंशुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी करण ने जोर से चीखते हुए दीवार पर अपना सिर मारा और वहीं ढेर हो गया। अंशुल अब समझ चुका था कि यह महल शापित है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ फंस चुका है।
महल के हर कोने से आवाज़ें आने लगी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, खून बहाओ खून। अंशुल ने पंडित नारायण को फिर से बुलाया। पंडित जी ने बताया, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपने खून की बलि देकर महल की प्यास बुझानी होगी। अंशुल ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों और कर्मचारियों को बचाने के लिए ये बलिदान देगा। उसने एक पुराने खंजर से अपने हाथ की नस काट ली और महल की दीवार पर अपना खून बहाया। जैसे ही खून दीवारों पर गिरा, महल की दीवारें चटकने लगी, वहां से खून रिसने लगा और सारी आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल गईं। महल के दरवाजे खुल गए और उसके कर्मचारी बाहर भाग गए। अंशुल ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने महल के बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी छाती में भारी दर्द हो रहा है। वो गिर पड़ा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अंशुल ने अपनी जान देकर महल को शांत किया, लेकिन यह शांति केवल अस्थायी थी। कुछ दिनों बाद गांव में ये खबर फैल गई कि महल में एक और व्यक्ति ने कदम रखा है। रक्त महल अब भी खून मांगता है। ये महल कभी शांत नहीं होगा, लेकिन इसकी नींव खून से ही बनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक 25 साल का नौजवान लड़का था, जिसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा हासिल किया था। राजेश जब 15 साल का था, तभी उसके पिता गुजर गए थे। पिता के मौत के बाद अब उसके परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई, बस यही तीनों थे। कहने के लिए शहर में उनके रिश्तेदार तो थे, लेकिन वो तो बस नाम के लिए ही बचे थे, जिनसे किसी भी मदद की उम्मीद नहीं थी। उसका बड़ा भाई एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। उनकी माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, फिर भी उसके भाई ने उसे पढ़ाया। राजेश को भी अपने घर की हालत पता थी, इसलिए उसने भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए अपना डिप्लोमा हासिल किया और अब उसकी एक वर्कशॉप में नौकरी लग गई, जिससे उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब दोनों भाई मिलकर कमा रहे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब आपकी शांत पानी की तरह बहने वाली जिंदगी उथल पुथल होकर रह जाती है। राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए, जिसकी चपेट में राजेश भी नहीं बच पाया और उसकी भी नौकरी चली गई। राजेश बेरोजगार हो गया। गनीमत थी कि उसके भाई की नौकरी अब तक सही सलामत थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। शाम का वक्त था। राजेश चाय की टपरी पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। राजेश कई महीनों से बेरोजगार बैठा था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहीं काम दिलाने की रिक्वेस्ट की। यार रवि, कई महीनों से यूं ही खाली बैठा हूँ यार, अगर तेरी नज़र में कोई अच्छी सी जॉब हो तो प्लीज़ बताना भाई। उसके दोस्त ने कुछ सोचते हुए कहा, देख, मेरी पहचान में एक आदमी है जिसका ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का बिज़नेस है और उन्हें अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करता हूँ। राजेश के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने सोचा कि कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिलने तक कुछ दिन ये ही काम कर लेता हूँ, इसलिए उसने हाँ कर दी। राजेश अब टैक्सी चलाकर परिवार में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे ही रहा था। उसके काम का कोई तय किया हुआ वक्त नहीं था। दिन हो या रात, ऑनलाइन बुकिंग आने पर उसे कभी भी तैयार रहना पड़ता।
इसी के चलते कभी कभार उसे शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। कभी दिन जद्दोजहद करने में निकलता तो कभी रात काली हो जाती। ये नया काम उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक साबित हो रहा था, जिसकी वजह से उसके खाने पीने और सोने पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन घर में पैसों की तंगी के चलते वो ये काम छोड़ भी नहीं सकता था। कोई दूसरा काम मिलने तक उसे यही काम करना जारी रखना पड़ा। एक्स्ट्रा पैसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के अलावा वो कभी कभार अपनी मर्जी की सवारी भी बिठा लेता। एक रात राजेश अपने किसी कस्टमर को उसके मंजिल तक छोड़कर वापस आ रहा था। तभी रास्ते के किनारे पर उसे कोई शख्स खड़ा हुआ दिखा। वो आदमी राजेश को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने की गुजारिश कर रहा था। राजेश ने उसके पास जाकर अपनी टैक्सी रोकी और उसे ध्यान से देखा। उस आदमी ने ओवरकोट और सिर पर काली हैट पहनी हुई थी, जिसे देखकर राजेश को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी गर्मी में इसने ओवरकोट क्यों पहन रखा है। उस आदमी ने पूछा, विक्रोली चलोगे? विक्रोली उस जगह से काफ़ी दूर था और दिन भर टैक्सी चलाने से राजेश काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसने मना कर दिया। वो आदमी ज़ोर देते हुए बोला, देखो, अगर तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 गुना ज़्यादा किराया दूंगा। ये सुनने के बाद राजेश उस आदमी को मना नहीं कर पाया। राजेश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। करीब आधे पौने घंटे बाद राजेश ने उस आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। टैक्सी से उतरकर उस आदमी ने अपने वादे के मुताबिक राजेश को 4 गुना ज़्यादा पैसे दिए, जिसे पाकर राजेश बड़ा ही खुश था। राजेश वहाँ से निकलता कि तभी उसे फ़ोन की रिंग सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा हुआ एक मोबाइल बज रहा था। राजेश ने उस फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे यार, लगता है वो आदमी अपना मोबाइल भूल गया, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ऐसा कहकर राजेश तुरंत टैक्सी से नीचे उतरा और बाहर आकर उस आदमी को ढूंढने लगा, पर अब उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने थोड़ा आगे जाकर भी देखा, लेकिन वो पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। राजेश हैरान होते हुए खुद से बोला, ये कैसे हो सकता है? उस आदमी को अभी यहाँ से गए 1 मिनट भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया? ये मोबाइल तो काफ़ी महंगा लगता है, कम से कम 50,000 का तो होगा ही। इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देता हूँ, फिर वो जाने और पुलिस। इतना बोलकर राजेश ने अपनी टैक्सी घुमाई और मोबाइल को जमा करने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। राजेश टैक्सी चलाते हुए सोच रहा था, आज फिर से रात काली हो गई। अब पुलिस स्टेशन जाने में और इस मोबाइल को वहाँ जमा करने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, और फिर वहाँ से घर पहुँचने में 1 घंटा। क्या मुसीबत है यार, तंग आ चुका हूँ। काश जल्दी से कोई दूसरा काम मिल जाए। राजेश ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो फ़ोन फिर से बज उठा। राजेश ने सोचा कि शायद उसी आदमी का कॉल हो सकता है। शायद उसे पता चल गया हो कि वो अपना मोबाइल उसकी टैक्सी में ही भूल गया, इसलिए किसी दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा होगा। ऐसा हुआ तो ठीक ही है, कम से कम वो पुलिस स्टेशन के माथापच्ची से तो बच जाएगा। ये सोचकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो राजेश, कैसे हो? सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर राजेश चौंक गया। उसने कसकर ब्रेक दबाते हुए टैक्सी रोकी और हैरान होते हुए पूछा, जी आप कौन हैं
और मेरा नाम कैसे जानते हैं? सामने से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस फ़ोन पर एक एड्रेस भेज रहा हूँ। अगर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो फिर अभी का अभी मुझे यहाँ आकर मिलो। लेकिन आप हैं? राजेश आगे कुछ पूछता, इतनी देर में ही फ़ोन कट गया। राजेश को ये सब बस मजाक लग रहा था, लेकिन तभी उस मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये सब देखकर राजेश को हैरानी हो रहे थे और थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसके जहन में एक सवाल ये भी था कि क्यों ना एक बार जाकर ही देख लिया जाए। क्या पता, हो सकता है उसका ही कुछ फ़ायदा हो। जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी उस एड्रेस की ओर घुमाई। करीबन आधे घंटे के बाद वो ठीक उस एड्रेस पर खड़ा था। वहाँ आसपास कहीं कुछ भी नहीं था, न कोई घर, न कोई कस्बा, ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। बस एक खाली सी सुनसान सड़क, दोनों तरफ जंगल, और राजेश अपनी टैक्सी लिए वहीं पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद ये सब कोई मजाक है, मगर तभी उसकी नज़र रास्ते के किनारे थोड़ा नीचे झाड़ियों की तरफ गई। उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है। उसने करीब जाकर देखा तो वो आदमी, उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून भी बह रहा था। वो आदमी शायद खून बहने की वजह से बेहोश हो चुका था, मगर उसकी सांसें चल रही थी। राजेश को लगा कि शायद इसे चोट लगी होगी। वो उस आदमी के करीब गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर वो आदमी बेहोशी से जाग ही नहीं रहा था। राजेश को लगा कि ऐसे उसे अस्पताल ले जाना सही नहीं होगा। उसने सोचा कि हो सकता है शायद कोई गाड़ी इसे टक्कर मार कर गई हो। क्यों ना पुलिस को फ़ोन किया जाए। राजेश ने तुरंत नंबर डायल किया और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों ने उस आदमी को देखा और फिर राजेश की ओर देखा, जिसके बाद उन्हीं में से एक पुलिस अफसर राजेश के पास आया और बोला, मिस्टर राजेश राइट? आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान? नहीं, मैंने तो बस फ़ोन किया, उससे शायद चोट लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ोन कर देना चाहिए। नहीं सर, आपने एहसान ही किया है। आप नहीं जानते कि ये आदमी कौन है। ये एक हत्यारा है। इसने 2 लोगों का कत्ल किया और फिर फरार हो गया। पुलिस कब से इसकी तलाश में थी और आज आपने इसे हमारे हवाले कर दिया। बस आपको 5 मिनट के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी है, फिर उसके बाद इनाम का पैसा आपका और फिर आप अपने रास्ते और हम अपने काम पर। इनाम? मैं कुछ समझा नहीं। सर, आप नहीं जानते हैं, इस आदमी के ऊपर इनाम है पूरे 65,000 रुपये का। बस आप 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलिए, सारा काम निपट जाएगा। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। खैर, वो पुलिस वाले के साथ स्टेशन पहुंचा और वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद पुलिस वाले ने उसे इनाम का पैसा दे दिया। राजेश वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने उस पुलिस वाले से पूछा, सर क्या बता सकते हैं कि इसने किन 2 लोगों का कत्ल किया था? पुलिस वाले ने राजेश को उन दोनों आदमियों की फ़ोटो दिखाई, जिनमें से एक वही ओवरकोट और हैट वाला आदमी था जो कुछ घंटे पहले ही राजेश की टैक्सी में बैठा था और अपना मोबाइल छोड़ दिया था। राजेश भागकर अपनी टैक्सी के पास गया,
उसने पूरी टैक्सी छान मारी मगर उसे वो मोबाइल कहीं नहीं मिला। राजेश के दिमाग में अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे पैसे मिल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे, जिससे उसकी आर्थिक हालत अब काफ़ी सुधर सकते थे। राजेश वहाँ से खुशी खुशी अपने घर पहुँच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।